मुंबई स्थित जशलोक अस्पताल के आईसीयू में वीणा बिस्तर पर निस्पंद पड़ी थी। उसे इस हालत में देखकर उसकी मां अहिल्या का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके कंठ में रुलाई उमड़ रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ऐसे दुखदाई दृश्य का सामना करना पड़ेगा। वह वीणा के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। मेरी बेटी, वह बुदबुदाई, तू एक बार आंखें खोल दे, तू होश में आ जा तो मैं तुझे बता सकूं कि मैं तुझे कितना चाहती हूँ। तू मेरे दिल के कितने करीब है। तू मुझे छोड़कर ना जा मेरी लाडो, तेरे बिना मेरा संसार सूना हो जाएगा। बेटी को खो देने की आशंका से वो परेशान थी। वह व्यग्रता से डॉक्टर और नर्सों का आना जाना ताक रही थी। उनसे वीणा की हालत के बारे में जानना चाह रही थी, पर हर कोई उसे किसी तरह का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ था। जैसे ही उसे वीणा के बारे में सूचना मिली, वह पागलों की तरह बदहवास अस्पताल दौड़ी थी। वीणा को बेसुध देखकर वह चीख पड़ी थी। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? उसके ओठों पर हजारों सवाल आए थे। मैं आपको सारी बात में विस्तार से बताऊंगा, उसके दामाद भास्कर ने कहा था। आपको तो पता ही है कि वीणा ड्रग्स की आदी थी। लगता है कि इस बार उसने ओवरडोज ले ली और बेहोश हो गई। कामवाली बाई की नज़र उस पर पड़ी तो उसने दफ्तर में फ़ोन किया। मैं दौड़ा आया, उसे अस्पताल लाया और आपको खबर कर दी। हाय हाय वीणा, ठीक तो हो जाएगी ना? अहिल्या ने चिंतित होकर सवाल किया। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, भास्कर ने उम्मीद जताई। भास्कर से कोई आश्वासन न पाकर अहिल्या ने चुप्पी साध ली। और वह कर भी क्या सकती थी? उसने अपने को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। वह जानती थी कि वीणा ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स की यह आदत उसे अमेरिका में ही पड़ चुकी थी। मानसिक तनाव के चलते वह कभी कभी गोलियां फाँक लेती थी। उसने ओवरडोज गलती से ली या आत्महत्या करने का व्रत किया था। उसका मन एक बारगी अतीत में जा पहुंचा। उसे वह दिन याद आया जब वीणा पैदा हुई थी। लड़की के जन्म से घर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई थी। कोई उत्साहित नहीं हुआ था। अहिल्या व उसका पति सुधाकर ऐसे परिवेश में पले बड़े थे जहां लड़कों को प्रश्रय दिया जाता था। लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी। लड़कों के जन्म पर थालियां बजाई जाती, लड्डू बांटे जाते, खुशियां मनाई जाती थी। बेटी हुई तो सबके मुंह लटक जाते। बेटी सिर का बोझ थी, वह घाटे का सौदा थी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे पाल पोस कर बड़ा कर दूसरे को सौंप देना होता था। उसके लिए वर खोजकर, दान दहेज देकर उसकी शादी करने की प्रक्रिया में उसके माँ बाप हलकान हो जाते और अक्सर आकंठ कर्ज में डूब जाते थे। अहिल्या और सुधाकर भी अपनी संकीर्ण मानसिकता व पिछड़ी विचारधारा को लेकर जी रहे थे। वो समाज के घिसे पीटे नियमों को हूबहू पालन कर रहे थे। वो हद दर्जे के पुरातन पंथी थे, लकीर के फकीर। देश में बदलाव की बहार आई थी। औरतें अपने हकों के लिए संघर्ष कर रही थी, स्त्री सशक्तिकरण की मांग कर रही थी। पर अहिल्या और उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अहिल्या को याद आया कि बच्ची को देखकर उसकी सास ने कहा था, बच्ची जरा दुबली पतली और मरियल सी है, रंग भी थोड़ा सांवला है, पर कोई बात नहीं। दो बेटों के जन्म के बाद इस परिवार में एक बेटी की कमी थी, सो वह भी पूरी हो गई। जब भी अहिल्या को उसकी सास अपनी बेटी को ममता के वशीभूत होकर गोद में लेते या उसे प्यार करते देखती तो उसे टोके बिना न रहती। अरे लड़कियां पराया धन होती हैं, दूसरे के घर की शोभा, इनसे ज़्यादा मोह मत बढ़ा। तेरी असली पूंजी तो तेरे बेटे हैं, वही तेरी नैया पार लगाएंगे, तेरे वंश की बेल वही आगे बढ़ाएंगे, तेरे बुढ़ापे का सहारा वही तो बनेंगे। सासू माँ जब तक हिदायत देती रहती, अरे बहू बेटी को ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, इसकी आदतें न बिगाड़ो, एक दिन इसे पराए घर जाना है, पता नहीं कैसी ससुराल मिलेगी, कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कैसे निभेगी। बेटियों को विनम्र रहना चाहिए, दब कर रहना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, इन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। देखते ही देखते वीणा बड़ी हो गई। एक दिन अहिल्या के पति सुधाकर ने आकर कहा, वीणा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। अरे अहिल्या अचकाई, अभी तो वह केवल 18 साल की है, तो क्या हुआ? शादी की उम्र तो हो गई है उसकी। जितनी जल्दी अपने सिर से बोझ उतरे उतना ही अच्छा है। लड़की ने खुद आगे बढ़कर
उसका हाथ मांगा है। लड़का भी ऐसा वैसा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी है, ऊंची तनख्वाह, पता है, ठाठ से रहता है। हमारी बेटी राज करेगी। लेकिन उसकी पढ़ाई? ओहो, पढ़ाई का क्या है, उसके पति की मर्जी हुई तो बाद में भी प्राइवेट पढ़ सकती है। जरा सोचो, हमारी हैसियत एक आईएएस दामाद पाने की थी क्या? घराना भी अमीर है। यूँ समझो कि प्रकृति ने छप्पर फाड़ कर धन बरसा दिया हम पर। लेकिन अगर उसके माता पिता ने दहेज के लिए मुंह फाड़ा तो कह देंगे कि हम आपके द्वारे लड़का मांगने नहीं गए थे, वही हमारी बेटी पर लाड टपकाए हुए हैं। जब बीड़ा को पता चला कि उसके विवाह की बात चल रही है तो वह बहुत रोई धोई। मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ, अभी तो मैं और पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, कुछ दिन बेफिक्री से रहना चाहती हूँ, थोड़े दिन नौकरी भी करना चाहती हूँ। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया। शादी की जोर शोर से तैयारियां होने लगी। वर के माता पिता ने एक अड़ंगा लगाया। हमारे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, लाखों का दहेज मिल रहा है। माना कि हमारा बेटा आपकी बेटी से विवाह करने पर तुला हुआ है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमें सस्ते में टरका दें। नगद ना सही, उसकी हैसियत के अनुसार एक कार, फर्नीचर, फ्रिज, एसी वगैरह देना ही होगा। सुधाकर सिर थाम कर बैठ गए। मैं अपने आप को बेच दूं तो भी इतना सब कुछ जुटा नहीं सकता, वो हताश स्वर में बोले। मैं कहती थी ना कि वर पक्ष वाले दहेज के लिए मुंह फाड़ेंगे। आखिर बात दहेज के मुद्दे पर आकर अटक गई ना। अहिल्या ने उल्लाना दिया। आंटी जी, आप लोग फिक्र ना करें, उनके भाभी दामाद उदय ने उन्हें दिलासा दिया। मैं सब संभाल लूँगा, मैं अपने माँ बाप को समझा लूँगा। आखिर मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, वो मेरी बात टाल नहीं सकेंगे। पर उसके माता पिता भी अड़कर बैठे थे। दोनों में तानातनी थी। आखिर उदय के माँ बाप की ही चली। वो शादी के मंडप से उदय को जबरन उठाकर ले गए और सुधाकर व अहिल्या कुछ ना कर सके। देखते ही देखते शादी का माहौल मातम में बदल गया। घराती व बाराती चुपचाप खिसक लिए। अहिल्या और वीणा ने रो रो कर घर में कोहराम मचा दिया। अब इस तरह मातम मनाने से क्या हासिल होगा? सुधाकर ने लताड़ा। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी लायक बेटी के लिए बहुते वर जुट जाएंगे। वीणा मन ही मन आहत हुई, पर उसने इस अप्रिय घटना को भूलकर पढ़ाई में अपना मन लगाया। वह पढ़ने में तेज थी। उसने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। इधर उसके माँ बाप भी निठल्ले नहीं बैठे थे। वो जी जान से एक अच्छे वर की तलाश कर रहे थे। तभी वीणा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि वह अपने एक सहपाठी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। जब अहिल्या ने यह बात पति को बताई तो उन्होंने नाकम्बो सिकोड़ कर कहा, बहुत खूब, यह लड़की कॉलेज पढ़ने जाती थी या कुछ और ही गुल खिला रही थी? कौन लड़का है, किस जात का है, कैसा खानदान है, कुछ पता तो चले। और जब उन्हें पता चला कि प्रवीण दलित है तो उनकी भुगटी तन गई। ये लड़की जो भी काम करेगी वह अनोखा होगा। अपनी बिरादरी में योग्य लड़कों की कमी है क्या? भाई, हमसे तो जानबूझकर मक्खी निकली नहीं जाएगी। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमें किसी तरह से इस लड़के से पीछा छुड़वाना होगा। तुम वीणा को समझाओ। मैं उसे समझाकर हार चुकी हूँ, पर वह जिद पकड़े हुए है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पागल है, वाह नादान है। हमें कोई तरकीब भिड़ानी होगी। सुधाकर ने एक तरीका खोज निकाला। वो वीणा को एक जोशी के पास ले गए। सुधाकर पहले ही जोशी से मिल चुके थे और उसकी मुट्ठी गरम कर दी थी। महाराज, कन्या एक गलत शोबत में पड़ गई है और उससे शादी करने को हट कर रही है। कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन उस लड़के की ओर से फिर जाए। आप चिंता ना करें यजमान, जोशी चार ने कहा। जोशी ने वीणा की जन्म पत्री देकर बताया कि उसका विदेश जाना असंभव भावी है। तुम्हारी कुंडली अति उत्तम है, तुम पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाओगी। रही तुम्हारी शादी की बात, तो कुंडली के अनुसार तुम मांगलिक हो और यह तुम्हारे भावी पति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तुम्हारी शादी एक मांगलिक लड़के से ही होनी चाहिए, वरना जोड़ी फलेगी फूलेगी नहीं। एक बात और, तुम्हारे ग्रह बताते हैं कि तुम्हारी एक शादी इन वक्त पर टूट गई थी। जी हाँ, भविष्य में इस तरह की बाधा को टालने के लिए एक अनुष्ठान कराना होगा, गृह शांति करानी होगी,
तभी कुछ बात बनेगी। जोशी ने अपनी गोल मोल बातों से वीणा के मन में ऐसी दुविधा पैदा कर दी कि वह भारी असमंजस में पड़ गई। वह अपनी शादी के बारे में कोई निर्णय न ले सकी। शीघ्र ही उसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से वजीफे के साथ वहां दाखिला मिल गया। उसे अमेरिका के लिए रवाना करके उसके माता पिता ने सुकून की सांस ली। अब सब ठीक हो जाएगा, सुधाकर ने कहा। लड़की का पढ़ाई में मन लगेगा और उसकी प्रवीण से भी दूरी बन जाएगी। बात की बात में देखी जाएगी। इत्तेफाक से वीणा के दोनों भाई भी अपने अपने परिवार समेत अमेरिका जा बसे थे और वहीं के होकर रह गए थे। उनका अपने माता पिता के साथ नाम मात्र का संपर्क रह गया था। शुरू में वो हर हफ्ते फ़ोन कर माँ बाप की खोज खबर रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका फ़ोन आना कम होता गया। वो दोनों अपने काम काज और घर संसार में इतने व्यस्त हो गए कि महीनों बीत जाते, उनका फ़ोन ना आता। माँ बाप ने उनसे जो आस लगाई थी वह धूल धूसारित होती जा रही थी। समय बीतता रहा। वीणा ने पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में ही नौकरी कर ली थी। पूरे 8 वर्षों बाद वह भारत लौट कर आई। उसमें भारी परिवर्तन हो गया था। उसका वतन भर गया था। आंखों में चश्मा लग गया था। बालों में 2-4 रुपहले तार झांकने लगे थे। उसे देखकर सुधाकर व अहिल्या धक से रह गए, पर कुछ बोल न सके। अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है बेटी? उन्होंने पूछा। मेरा नौकरी करके जी भर गया है। मैं अब शादी करना चाहती हूँ। यदि मेरे लायक कोई लड़का है तो आप लोग बात चलाइए, उसने कहा। अहिल्या और सुधाकर फिर से वर खोजने के काम में लग गए, पर अब स्थिति बदल चुकी थी। वीणा उतनी आकर्षक नहीं थी। समय ने उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। उसने समय से पहले ही पूर्णता का जामा ओढ़ लिया था। अब वह नटखट चुलबुली नहीं, धीर गंभीर हो गई थी। उसके माता पिता जहाँ भी बात चलाते उन्हें मायूसी ही हासिल होती थी। तभी एक दिन एक मित्र ने उन्हें भास्कर के बारे में बताया। हाँ, तो वह विधुर, उसकी पहली पत्नी की अचानक असमय मृत्यु हो गई। भास्कर नाम है उसका। वह इंजीनियर है, अच्छा कमाता है, खाते पीते घर का है। माँ बाप ने वीणा पे दबाव डालकर उसे शादी के लिए मना लिया। नवविवाहिता वीणा की सुप्त भावनाएं जाग उठी। उसके दिल में हिलोरें उठने लगी। वह दियो सपनों में खो गई। वह अपने हिस्से की खुशियां बटोरने के लिए लालायित हो गई, लेकिन भास्कर से उसका जरा भी तालमेल नहीं बैठा। उनमें शुरू से ही पटती नहीं थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। भास्कर बहुत ही मितभाषी, लेकिन हमेशा गुम रहता, अपने में सीमित रहता। वीणा ने बहुत कोशिश की कि उनमें नज़दीकियाँ बढ़कर, यह एक तरफा प्रयास था। भास्कर का हृदय मानो एक दुर्भेद किला था। वह उसके मन की था ना पा सकी थी। उसे समझा पाना मुश्किल था। पति और पत्नी में जो अंतरंगता व आत्मीयता होनी चाहिए वह इन दोनों में नहीं थी। दोनों में दैहिक संबंध भी नाम मात्र का था। दोनों एक ही घर में रहते, पर अजनबियों की तरह। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते, अपनी अपनी राह चलते। दिनों दिन वीणा और उसके बीच खाई बढ़ती गई। कभी कभी वीणा भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो उठती। इस शुष्क स्वभाव वाले मनुष्य के साथ सारी जिंदगी कैसे कटेगी? इस उभर भरे जीवन से वह कैसे निजात पाएगी? यह सोच निरंतर उसके मन को मत्ते रहती। एक दिन वह अपने माता पिता के पास जा पहुंची। माँ, पिताजी, मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए, उसने 2 टूक कहा। अहिल्या और सुधाकर स्तंभित रह गए। यह क्या कह रही है तू? अचानक ये कैसा फैसला ले लिया है तूने? आखिर भास्कर में क्या बुराई है? अच्छे चाल चलन का है, अच्छा कमाता धमाता है, तुझसे अच्छी तरह पेश आता है। कोई दहेज वहेज का लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं, 100 बात की एक बात है, मेरे उनसे नहीं पड़ती, हमारे विचार नहीं मिलते। मैं अब एक दिन भी उनके साथ नहीं बिताना चाहती। हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। पागल ना बन बेटी, जरा जरा सी बातों के लिए क्या शादी के बंधन को तोड़ना उचित है? बेटी, शादी में समझौता करना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है, अपने अहम को त्यागना पड़ता है। वह सब मैं जानती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयत्न करके देख लिया, पर हमेशा नाकाम रही। बस मैंने फैसला कर लिया है। आप लोगों को बताना जरूरी समझा सो बता दिया। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले वीणा। मैं तो सोचती हूँ कि एक बच्चा हो जाएगा तो तेरी मुश्किलें दूर हो जाएगी।
माँ अहिल्या ने कहा। वीणा मृदुपता से हंसी। जहाँ परस्पर चाहत और आकर्षण ना हो, जहाँ मन न मिले, वहाँ एक बच्चा कैसे पति पत्नी के बीच के कड़ी बन सकता है? वह कैसे उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकता है? अहिल्या और सुधाकर गहरी सोच में पड़ गए। इस लड़की ने तो एक भारी समस्या खड़ी कर दी। अहिल्या बोली, जरा सोचो, इतनी कोशिश से तो लड़की को पार लगाया, अब यह पति को छोड़कर घर वापस आ बैठी, तो हम इसे सारा जीवन कैसे संभाल पाएंगे? हमारी भी तो उम्र हो रही है। इस लड़की ने तो बैठे बिठाए एक मुसीबत खड़ी कर दी। उसे किसी तरह समझा बुझाकर ऐसा पागलपन करने से रोका। हमारे परिवार में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ है। यह हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। शादी ब्याह कोई हंसी खेल है क्या? और फिर इसे यह भी तो सोचना चाहिए कि इस उम्र में एक तलाकशुदा लड़की की दोबारा शादी कैसे हो पाएगी? लड़के क्या सड़कों पर पड़े मिलते हैं? और इसमें कौन से खुरखाब के पर लगे हैं जो इसे कोई मांग कर ले जाएगा? सुधाकर बोले। देखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वीणा मानेगी। वह बड़ी जिद्दी होती जा रही, अहिल्या ने कहा। तभी तो भुगत रही है। हमारा बस चलता तो इसकी शादी कभी की हो गई होती। हमारे बेटों ने हमारी पसंद की लड़कियों से शादी की और अपने अपने घर में खुश हैं। पर इस लड़की के ढंग ही निराले हैं। पहले प्रेम विवाह का खुमार सिर पर सवार हुआ, फिर विदेश जाकर पढ़ने का शौक चर्राया। खैर छोड़ो, जो होना है सो होकर रहेगा। बूढ़े दंपति ने बेटी को समझा बुझाकर वापस उसके घर भेज दिया। एक दिन अचानक हृदय गति रुक जाने से सुधाकर की मौत हो गई। दोनों बेटे विदेश से आए और औपचारिक दुख प्रकट कर वापस चले गए। वो माँ को साथ ले जाना चाहते थे, पर अहिल्या इसके लिए तैयार नहीं हुई। अहिल्या किसी तरह अकेली अपने दिन काट रही थी कि सहसा बेटी के हादसे के बारे में सुनकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो अपना सिर ढूंढने लगी। इस लड़की को यह क्या सूझी? अरे, शादी से खुश नहीं थी तो पति को तलाक दे देती और अकेले चैन से रहती। भला अपनी जान देने की क्या जरूरत थी? अब देखो, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अपनी माँ को इस बुढ़ापे में ऐसा गम दे दिया। आज उसे लग रहा था कि उसने व उसके पति ने बेटी के प्रति न्याय नहीं किया। क्या हमारी सोच गलत थी? उसने अपने आप से सवाल किया। शायद हाँ, उसके मन ने कहा। हम जमाने के साथ नहीं चले, हम अपनी परिपटी से चिपके रहे। पहली गलती हमसे यह हुई कि बेटी के परिपक्व होने से पहले ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। अल्लड़ अवस्था में उसके कंधों पर गृहस्थी का बोझ डालना चाहा। हम जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। और दूसरी भूल हमसे तब हुई जब वीणा ने अपनी पसंद का लड़का चुना और हमने उसकी मर्जी को नकार कर उसकी शादी में 1000 रोड़े अटकाए। अब जब वह अपनी शादी से खुश नहीं थी और पति से तलाक लेना चाह रही थी, तो हम दोनों पति पत्नी ने इस बात का जमकर विरोध किया। बेटी की खुशी से ज़्यादा उन्हें समाज की चिंता थी। लोग क्या कहेंगे, यही बात उन्हें दिन रात खाए जाती थी। उन्हें अपनी मान मर्यादा का ख्याल ज़्यादा था। वो समाज में अपनी साख बनाए रखना चाहते थे, पर बेटी पर क्या बीत रही इस बात की उन्हें फिक्र नहीं थी। बेटी के प्रति वो तनिक भी संवेदनशील न थे। उसके दर्द का उन्हें जरा भी एहसास न था। उन्होंने कभी अपनी बेटी के मन में बैठने की कोशिश नहीं की, कभी उसकी अतरंग भावनाओं को नहीं जानना चाहा। उसके जन्मदाता होकर भी वो उसके प्रति निष्ठुर रहे, उदासीन रहे। अहिल्या को पिछली 20 घटनाएं याद आ गई, जब उसने वीणा को परे कर बेटों को कलेजे से लगाया था। उसने हमेशा बेटों की अहमियत दी, जबकि बेटों की अवहेलना की। बेटों का परवान चढ़ाया, पर बेटी जैसे तैसे पल गई। बेटों को अपनी मनमानी करने की छूट दी, पर बेटी पर 1000 अंकुश लगाए। बेटों को उपलब्धियों पर हर्षित हुई, पर बेटी की खूबियों को नज़रअंदाज किया। बेटों की हर इच्छा पूरी की, पर बेटी की हर अभिलाषा पर तुषारपात किया। बेटे उसकी गोद में चढ़े रहते या उसकी बाहों में झूलते, पर वीणा के लिए न उसकी गोद में जगह थी न उसके हृदय में। बेटे और बेटी में उसने पक्षपात क्यों किया था? एक औरत होकर उसने औरत का मर्म क्यों नहीं जाना? वह क्यों इतनी हृदयहीन हो गई थी? बेटी के विवड़ मुख को याद कर उसके आंसू बह चले। वह मन ही मन रोकर बोली, बेटी तू जल्दी होश में आ जा, मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना सुनना है।
तुझसे क्षमा मांगनी है। मैंने तेरे साथ घोर अन्याय किया, तेरी सारी खुशियाँ तुझसे छीन ली। मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने दे। आज उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि जाने अनजाने उसने और उसके पति ने बेटी के प्रति पक्षपात किया, उसके हिस्से के प्यार में कटौती की, उसकी खुशियों के आड़े आए, उससे ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की, उस पर बचपन से बंदिशें लगाई, उस पर अपनी मर्जी ला दी। वीणा ने भी कठपुतली के समान अपने पिता के जमंती फरमानों का पालन किया, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का दमन कर उनके इशारों पर चली। ढकोसलों, कुरीतियों और कुसंस्कारों से जकड़े समाज के नियमों के प्रति सिर झुकाया, फिर एक पुरुष के अधीन होकर उसके आगे घुटने टेक दिए, अपने अस्तित्व को मिटाकर अपना तन मन उसे सौंप दिया। फिर भी उसकी पूछ नहीं थी, उसकी कद्र नहीं थी, उसकी कोई मानता नहीं थी। प्रतीक्षा कक्ष में बैठे बैठे अहिल्या की आंख लग गई थी। तभी भास्कर आया, वह उसके लिए घर से चाय नाश्ता लेकर आया था। माँ जी, आप जरा स्टोर रूम में जाकर फ्रेश हो लो, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। अहिल्या नीचे की मंजिल पर गई। वह बाथरूम से हाथ मुंह धोकर निकली थी कि एक अनजान औरत उसके पास आई और बोली, बहन जी, अंदर जो आईसीयू में मरीज भर्ती है, क्या वह आपकी बेटी है? और क्या वह भास्कर जी की पत्नी है? हाँ, लेकिन आप यह बात क्यों पूछ रही हैं? एक ज़माना था जब मेरी बेटी शोभा भी इसी भास्कर से ब्याही थी। अरे! अहिल्या मुँह बाए उसे एकटक ताकने लगी। हाँ बहन जी, मेरी बेटी इसी सस की पत्नी थी। वह इसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों ने भागकर प्रेम विवाह किया, पर शादी के 2 वर्षों बाद ही उसकी मौत हो गई। ओह! यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हाँ, अगर उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से होती तो हम अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसका वियोग सह लेते। उसकी मौत किसी हादसे में भी नहीं हुई कि हम उससे आकस्मिक दुर्घटना समझकर मन को समझा लेते। उसने आत्महत्या की थी। अब आपसे क्या बताऊँ, यह एक अबूझ पहेली है। मेरी हंसती खेलती बेटी जो जिज्ञासा से भरी थी, जो अपनी ज़िंदगी भरपूर जीना चाहती थी, जिसके जीवन में कोई गम नहीं था, उसने अचानक अपनी जान क्यों देनी चाहिए? यह हम माँ बाप कभी जान नहीं पाएंगे। मरने के पहले दिन वह हमसे फ़ोन पर बातें कर रही थी, खूब हंस बोल रही थी, और दूसरे दिन हमें खबर मिली कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। उसके बिस्तर पर नींद की गोलियों की खाली शीशी मिली, न कोई चिट्ठी, न पत्री, न सुसाइड नोट। और भास्कर का इस बारे में क्या कहना था? यही तो रोना है कि भास्कर इस बारे में कुछ भी बता ना सका। हम में कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसने कहा, छोटी मोटी खिटपिट तो मियाँ बीवी में होती रहती है, पर हमारे बीच ऐसी कोई भीषण समस्या नहीं थी कि जिसकी वजह से शोभा को जान देने की नौबत आ पड़े। लेकिन हमारे मन में हमेशा यह शक बना रहा कि शोभा को आत्महत्या करने का उकसाया गया। बहन जी, हमने तो पुलिस में भी शिकायत की कि हमें भास्कर पर, उसके घर वालों पर शक है, पर कोई नतीजा नहीं निकला। हमने बहुत भागदौड़ की कि मामले की तह तक पहुँचे, पर फिर हार कर धोकर चुप बैठ गए। पति पत्नी के बीच क्या गुजरती थी या कौन जाने, उनके बीच क्या घटा या किसी को नहीं पता। हमारी बेटी को कौन सा गम खाए जा रहा था, या भी हम जान ना पाए। हम जवान बेटी की असमय मौत के दुख को सहते हुए जीने को बाध्य हैं। पता नहीं वह कौन सी कुघड़ी थी जब भास्कर से मेरी बेटी की मृत्युता हुई। अहिल्या के मन में खलबली मच गई। कितना अजीब संयोग था कि भास्कर की पहली पत्नी ने आत्महत्या की और अब उसकी दूसरी पत्नी ने भी अपने प्राण देने चाहे। क्या यह महज इत्तेफाक था या भास्कर वास्तव में एक खलनायक था? अहिल्या ने मन ही मन तय किया कि अगर वीणा की जान बच गई तो पहला काम वह यह करेगी कि अपनी बेटी को फौरन तलाक दिलाकर उसे इस दरिंदे के जंगल से छुड़वाएगी। वह अपनी साख बचाने के लिए अपनी बेटी की आहुति नहीं देगी। वीणा अपनी शादी को लेकर जो भी कदम उठाए उसे मान होगा। इस कठिन घड़ी में उसकी बेटी को उसका साथ चाहिए, उसका संबल चाहिए। देर सवेर ही सही, वो अपनी बेटी की सहारा बनेगी, उसकी ढाल बनेगी, हर तरह की आपदा से उसकी रक्षा करेगी। एक माँ होने के नाते वह अपना फर्ज निभाएगी और वह इस अनजान महिला के साथ मिलकर उसकी बेटी की मौत की गुत्थी भी सुलझाने का प्रयास करेगी। भास्कर जैसे कई भेड़िया संजयता का मुखौटा ओढ़े अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते रहते हैं, उसे तिल तिल कर जलाते हैं और उसे अपने प्राण त्यागने को मजबूर करते हैं,
लेकिन वो खुद बेदाग बच जाते हैं, क्योंकि बाहर से भले बने रहते हैं, घर की चार दीवारियों के भीतर उनकी करतूतें छिपी ढकी रहती हैं। खैर, वीणा कुछ दिनों में सही हो गई और जिस बात का डर अहिल्या जी को था वही बात सच हुई। भास्कर एक भेड़िए के रूप में अपना मासूम चेहरा दुनिया के सामने रखा था। वीणा अपनी माँ को बताया कैसे भास्कर ने उसको हमेशा प्रताड़ित करता था। यह सुनकर अहिल्या जी ने तुरंत वीणा से भास्कर का तलाक कराया और अपनी बेटी को अपने घर ले जाकर चली गई और माँ बेटी दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगी। वीणा भी एक नौकरी करके अपनी माँ का और अपना जीवन यापन करने लगी और भास्कर जैसे लोग कुछ सालों जेल में रहा, फिर अपना जीवन आगे का अकेले रहने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसकी करतूत अब समाज के सामने आ गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।